आज हमारा जो हिंदी प्रशिक्षण का क्लास चलता है, हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। रात 10 बजे तक चलेगा इसका वीडियो। आज ही रात को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो बने रहिए, क्लास शुरू होने जा रहा है।
হ্যালো, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? सुन पा रहे हो आप? শোনা যাচ্ছে? हेलो। अच्छा ठीक है, चलो फिर आज जो है हमारा विषय वो है शब्द विचार। शब्द विचार जिसका अगर हम उसको बारे में बोले तो उनको हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार को हम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे शब्द के बारे में हम विचार करेंगे। वैसे शब्द किस किस प्रकार का होता है, शब्द का हम विचार करेंगे तो किस तरीके का विचार हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो নিম্নলিখিত শব্দকে ধ্যান से पढ़िए और समझिए। নিম্নলিখিত যে শব্দগুলো আছে সেগুলোকে মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং বুঝুন। পড়ুন এবং বুঝুন। কারণ নিম্নলিখিত যে সমস্ত শব্দগুলো আছে সেগুলোকে মন দিয়ে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। কারণ पढ़वार समय ना बुझे पढ़ले तो ताहले এটা বোঝা যায় ना। अगर यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे कि अगर बोला जाए कि मछली, पानी, तितली और फूल, तो ये 4 शब्द है। तो मछली मछली, पानी, तितली और फूल, तो ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बनता है। ये जो मछली, पानी, তিতলি আর এই সমস্ত শব্দগুলো কি হয়েছে বিভিন্ন বর্ণের मिले गठित हुए। तो ये शब्द विभिन्न वर्ण के मेल से बने हैं। जैसे कि जेमन धरो मछली, मा, आ, छा, आ, ला, दीर्घ। पानी से क्या हो रहा है, प, आ, ना, दीर्घ। तो ऐसे हो रहा है। अगर तितली से हम बताए तो तितली से हो रहा है ता, ई, ता, आ, ला, दीर्घ। तो इस तरीके का हो रहा है। अगर हम फूल को देखें, पा, दीर्घ, ला, ऐसे करके हो रहा है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब उपयुक्त सभी सार्थक शब्द है, तो जिनमें से जो उपयुक्त सभी सार्थक शब्द, सब कुछ जो है वो सार्थक शब्द है। और क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, মানে এর কোনো না কোনো অর্থ পাওয়াই যাচ্ছে, अतः कहा जा सकता है कि अनंतर बोला যেতে पारे जे कुछ समस्या ऐसे चल रही है जिसके कारण हमारे छात्र निकल चुके हैं। समस्या वैसे चल रही है, हम क्या कर सकते हैं, समस्या तो चलेगा। देखो, वर्णों के अगर हम शब्द के बारे में कुछ कहें तो शब्द हम किसे कह सकते हैं, शब्द हम उसको बोल सकते हैं। देखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हो गए। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित 3 आधार पर बांटा गया है। हिंदी भाषा যে সমস্ত শব্দগুলো আছে, হিন্দি ভাষায় যে সমস্ত শব্দগুলো হয় তাকে নিম্নলিখিত 3টে আধারে ভাগ করা হয়। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर। তাহলে উৎপত্তি নিরিখে থেকে ভাগ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বানাवट মানে তৈরি হওয়ার নিরিখে তৈরি করা হয়েছে, আর প্রয়োগ কে আধার প্রয়োগ যেরকম হয় ওই প্রয়োগের উপর নির্ভর করে করা হচ্ছে। हो गया। तो इस तरीके का होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भाग में बांटा गया। उत्पत्तिर आधारे শব্দকে আমরা 4 ভাগে ভাগ করে থাকতে পারি। তো उत्पत्तिर आधारे শব্দকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়, এটাই আমি বলে দিলাম। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्तिर आधारे শব্দকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কি রকম? এক তৎসমূহ, 2 तद्भव, तीसरा देशज, चौथा जो विदेशी। तो ये 4 विभाजन में हम लोगों ने
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को विभाजित किया, जिसमें आता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। जाहिर सी बात है, हमारे मन में प्रश्न है कि तत्सम शब्द कौन सा है या तत्सम शब्द क्या है भाई। तत्सम शब्द यानी कि तत्युक्त सम, तत्युक्त सम से, तत्युक्त सम से मिलकर बना बना है। तो तत् का अर्थ है उसके तथा, सम इससे देखो क्या हो रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को चार भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति आधारित शब्दों के चार भाग में बांट पड़ा क्यों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। अगर उत्सम तत्सम के बारे में हम बताया तो तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द जो है तत्युक्त समा शब्द से मिलकर बना है। तत्युक्त समा शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा समा का अर्थ है समान, यानी कि उसके समान। तो संस्कृत के वह शब्द, संस्कृत में वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन का प्रयोग किए लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फूल आदि ऐसा कुछ। अब तद्भव में बोला जा रहा है ये शब्द तदयुक्त भव से बना है। तो इसका अर्थ है क्या? उससे पैदा हो। तो उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़ कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि दूध, दुग्ध, रात, रात्रि, आग, अग्नि, आम, आमर आदि ऐसे कुछ। अगर हम देशज के बारे में बताएं तो देशज के बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र की आम बोलबाल की भाषा से हिंदी में आए हैं। तो यही शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र থেকে কথাবার্তা বলা যায় এরকম ভাষা থেকে হিন্দিতে এসেছে, তাকে দেশজ শব্দ বলা হয়। जैसे कि पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब विदेशी की बात करें तो विदेशी में भारत में भारत में तो देखो भारत में क्या हो रहा है। तो भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे। तो इस संपर्क की वजह से ही विदेशी भाषा का हजारों शब्दों हिंदी भाषा में आ गए। तो भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। तो इस संपर्क की वजह से ही विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए। अब ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आरबी अगर हुआ तो आरबी में इनाम होगा, कलम होगा, खत होगा, वकील होगा, औरत होगा, मकान होगा आदि होगा। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें आ जाएगा स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, वोट, पेन, स्टेशन, सिनेमा आदि। तो कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्दों के उदाहरण है। जैसे कि तत्सम शब्द अगर बोला जाए तो सर्प, इसका तद्भव में बोला जाए तो साप, ग्राम गांव, निद्रा नींद, अश्रु आंसू, कृषक किसान, गृह घर, पक्षी पंछी, शुष्क शुका, क्षेत्र क्षेत्र। तो इसी तरह हम कुछ शब्दों को हम लोगों ने अभी कुछ शब्दों को तत्सम से तद्भव तक रूपांतर किया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हम बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेदों को देखें तो बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भेद में विभाजित किया गया है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द देखो
रूरल शब्द क्या है? जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से इनका से बना हुआ है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से बने हों और इनका खंड करने में खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो, और रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि दाल, घर या लाल। तो क्या हुआ, जो शब्द किसी अन्य शब्द के, तो जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से बने हों और इनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकालता हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, घर, जल आदि। ऐसा होगा। अगर हम यौगिक शब्द की तरफ देखें तो इसमें क्या होगा, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ओके ओके, जस्ट थिंक इट, से निकाल जाते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, अभी नए एग्जाम को देना है स्टूडेंट को, दिक्कत और समस्या के कारण हमको ये करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि रूढ़ शब्द, तो जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से बने, तो जो शब्द, हेलो শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা এবার ঠিক, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা বেশ, তাহলে ঠিক আছে, দাঁড়া প্রথম থেকে বলছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। हाँ ठीक है मैं बोल सुन। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार वो है जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, হ্যাঁ जहाँ पर हम शब्दों का विभाजन करके बोलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, निम्नलिखित शब्दों के ध्यान से पढ़िए और समझिए, सॉरी, নিম্নলিখিত যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলোকে যদি ভালো করে দেখা হয় এবং পড়া যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি দেখা যাবে, যেমন मछली दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, तितली दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है। तो ये जो सब कुछ शब्द है, इन सभी शब्दों का विभिन्न वर्णों के मेल से बने, মানে এই যে সমস্ত শব্দগুলো আমরা পাচ্ছি সেই শব্দগুলো গঠিত কী করে হচ্ছে, এই শব্দগুলো গঠিত হতে গেলে বিভিন্ন মানে অনেকগুলো শব্দের বর্ণের মিলনের ফলে একটা শব্দ গঠিত হচ্ছে। तो मछली क्या हो रहा है, मा आ छा आ लाई, तो ऐसा हो रहा है, तो मा आ छा आ लाई ऐसे करके हो रहा है। पानी का अगर हम विभाजन करेंगे तो क्या होगा, प आ णा दीर्घी। अब तितली को देखें तो ता असी ता आ ला दीर्घी होगा। आप फूल को देखा जाए तो फा दीर्घु ला आ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम शब्दों का विभाजन करेंगे। उपयुक्त सभी सार्थक शब्द है, मैंने उपयुक्त समस्तगुलोई सार्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। মানে এই সার্থক শব্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তার কারণ এদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। अतः कहा जा सकता है कि অনন্তর তাহলে বলা যেতে পারে যে বর্ণों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। বর্ণর যে सार्थक मिलन, সেই सार्थक मिलनটাকেই शब्द बोला है, ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, बस हो गया। अब हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित तीन आधार पर बांटा गया है। हिंदी भाषाয় যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলোকে তিনটি আধারে ভাগ করা হচ্ছে। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर होगा। हाँ বুঝতে পারছিস তো? और हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित तीन आधार पर बांटा गया, माने हाँ ठीक আছে। তো হিন্দি ভাষার যে শব্দগুলো আছে
তাকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ঠিক আছে। 3 आधार पर মানে 3টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर মানে সোর্স বলা যেতে পারে, बनावट মানে তৈরি করা, प्रयोग माने अप्लाई करा, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर विभाजित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भाग में बांट सकते, মানে उत्पत्तिर आधार করে শব্দকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये हो रहा है। अगर तत्समय के बारे में हम पूछे तो यहाँ पर उत्तर है तत्सम शब्द तत्युक्त सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन का प्रयोग में लाए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल। हाँ बोल। বলছি তুমি যে বললে পরিবর্তনকে প্রয়োগ में ওই কি लाए जाता है, परिवर्तन, একবার বলো। हाँ परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। তুমি যে বললে हाँ लाए लाए, ও বানানটা বলো। लयाकार ए, लयाकार ए, স্পেলিংটা বলো একবার। लयाकार ए, लयाकार ए, लयाकार ए, लाए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। हाँ वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। देख মানে হচ্ছে তৎসম শব্দটা হচ্ছে তৎ, তৎ খন্ড তৎ যুক্ত সমা, এই শব্দ দুটোর মিলনের ফলে গঠিত হয়েছে। ততের যে অর্থ হচ্ছে ওর এবং সমর অর্থ হচ্ছে সমান, यानी कि পুরোটা যদি অর্থ ধরি তাহলে হবে उसके समान মানে ওর মতো সমান। तो संस्कृत के वो शब्द মানে সংস্কৃতের সেই শব্দগুলো जो हिंदी में बना किसी परिवर्तन को प्रयोग में लाए जाते মানে সংস্কৃতের সেই সমস্ত শব্দগুলো যেগুলো হিন্দিতে এসে কোনো রকম পরিবর্তন না করেই তাকে নিয়ে আসা হয় वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, তাকে তৎসম শব্দ বলা হয়। সেই তৎসম শব্দের উদাহরণের মধ্যে পড়ছে जैसे দিয়ে লেখা হচ্ছে दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि, ठीक है। अब उसके बाद आता है तद्भव। ये शब्द तदयुक्त भव शब्द से बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़ कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जैसे दूध, दुग्ध, रात, रात्रि, आग, अग्नि, आम, आमरा आदि। तो क्या हो रहा है, এই যে শব্দটা, এই শব্দটা তদ আর যুক্ত ভব, তদের সাথে ভব যুক্ত হয়ে গিয়ে শব্দটা তৈরি হচ্ছে। আর এর যে অর্থ, এর যে অর্থ, এর অর্থটা কি হচ্ছে उससे पैदा हुआ। এর অর্থটা কি হচ্ছে उससे पैदा মানে ওর থেকে হয়েছে এরকম। তো সংস্কৃতকে যে শব্দ, সংস্কৃতের যে শব্দ যেটাকে বদলে বদলে তৈরি হয় এবং যা বিগাড় যেটা তৈরি হওয়ার পর तो ये बदल कर तो संस्कृत के जो शब्द সংস্কৃতের যে শব্দগুলো কিছুটা তো বদলানো হলো কিন্তু বদলানোর পরে ये बिगाड़ कर हिंदी भाषा में प्रयोग করে এই বদলানো হলো, এই বদলানোর প্রয়োগটাই কিন্তু হিন্দি ভাষাতে প্রয়োগ করা হয়। ये तद्भव शब्द कहलाता মানে তাকে বলা হচ্ছে তদ্ভব শব্দ, ঠিক আছে। जैसे दूध होगा दुग्ध, रात रात्रि, आग अग्नि, आम आमरा आदि। तो इस तरीके का हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि तद्भव शब्द। अब अगर हम देशज शब्द के बारे में पूछे या देशज शब्द के बारे में हम बताएं तो बोलेंगे जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र में आम बोलबाल की भाषा है, भाषा से हिंदी में आए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया মানে যে সমস্ত শব্দগুলো ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলার জন্য হিন্দি ভাষায় এসেছে তাকেই দেশজ বলা হয়। যেমনভাবে ধরো
पगड़ी, थैला, डिबिया इत्यादि। এবার नेक्स्ट তারপরটা হচ্ছে विदेशी। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। इस संपर्क की वजह से ही विदेशी भाषा का हजारों शब्दों हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये शब्दों विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि। अंग्रेजी स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, সিনেমা আদি। তাহলে কি হলো, ভারতে ভারতে হাজার হাজার সাল ধরে বিদেশি শব্দ আসছে, বিদেশিরা আসছে। তো হাম সম্পর্ক কি वजह से আমরা সম্পর্কের খাতিরেই এই সমস্ত বিদেশি ভাষাকে এই বিদেশি ভাষার সাথে হাজার হাজার শব্দকে তৈরি করে হিন্দি ভাষায় আসছে। তো ইয়ে শব্দ মানে এই যে শব্দটা, এই শব্দটাকে বিদেশি শব্দ, এই শব্দটাকে বিদেশি শব্দ বলা হয়। এই শব্দটাকে বিদেশি শব্দ বলা হয়। जैसे कि বিদেশি শব্দের মধ্যে কী কী পড়ছে, আরবির মধ্যে যেমন পড়ছে ইনাম, কলম, খাত, ওয়াকিল, औरत, मकान आदि। এটা গেল। এবার তারপরে হচ্ছে अंग्रेजीর মধ্যে পড়ছে যেমন স্কুল, টেলিফোন, কার, টিকিট। স্কুল, টেলিফোন, কার, টিকিট। स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट। स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो बोर्ड, ट्रेन, स्टेशन, सिनेमा आदि। एगुलो सब হচ্ছে अंग्रेजी भाषा। এবার कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण, মানে কিছু तत्सम शब्द থেকে तद्भव शब्द उदाहरण देवा হয়েছে। देखो तो देख लो आप अच्छी तरह से। सर्प से सांप है, ग्राम। अगर हम तत्सम में सर्प बोल रहे हैं ना, तो उसका प्रयोग जब तद्भव में होगा तब उसको हम सांप बोलेंगे, उसको हम सांप बोलेंगे। अगर हम वैसे कि बताए तो अगर हम देखें ग्राम के बारे में अगर हम देखें तो उस दौरान हम बोल सकते कि उसको गांव बोल सकते। तो ग्राम को गांव बोल सकते, ग्राम बोलेंगे तो उसको गांव बोलेंगे। तो चंद्रबिंदु आकर गांव बोलेंगे। और निद्रा के बारे में हम बोले, निद्रा का नींद होगा, निद्रा हम तत्सम में बोल रहे हैं। अब तद्भव में तो नींद बोल सकते। अब अश्रु अगर हो गया तो अश्रु को आंसू बोल सकते हैं। ठीक है, तो अश्रु अगर बोल दिए तो हम उसको आंसू बोल सकते हैं। चंद्रबिंदु का दंत से आंसू। तो आंसू को अच्छी तरह से देखना है, आंसू है। और कृषक बोल दिए तो इसका किसान बोल सकते हैं। कृषक का तत्सम है तो किसान बोलेंगे तद्भव में। अच्छा, अब अगर गृह हो गया तत्सम में तो तद्भव में हम घर बोलेंगे, घर। अब पक्षी बोले तो पक्षी का तद्भव में हम पंछी बोलेंगे। शुष्क है तत्सम तो सूखा बोलेंगे तद्भव में। मुख्य न तद्भव में मुँह बोलेंगे। क्षेत्र तत्सम खेत बोलेंगे तद्भव में। तो इस तरीके का होने वाला है और हो भी गया। ये था उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम अच्छी तरह से बनावट के आधार पर को देखें, बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांट सकते बनाए। तैरी हवा निरीक्षण है बनावट माने कि तैरी हुआ। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग पड़ा है। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों और इनका खंडन करने पर खंडों का कोई अर्थ न निकलता, अर्थों का अर्थ नहीं निकलता हो, और रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे कि दाल, घर, जाल आदि। अरे एमन शब्द যে সমস্ত শব্দগুলো অন্য মিলনের ফলে তৈরি হয়, কিন্তু এগুলোকে কোনো রকমভাবে খণ্ডন করা যায় না এবং খণ্ডন করার জন্য এটার কোনো অর্থ থাকে না।
একই রূঢ় শব্দ বলে। যেমন এর উদাহরণ যদি বলি তাহলে উদাহরণের মধ্যে আসবে দাল, ঘর, জল আদি। এবার যৌগিক শব্দের দিকে যদি তাকাই, যৌগিক शब्द হচ্ছে जो शब्द दो या दो से अधिक से शब्दों के मेल से बने हों, মানে যেই সমস্ত শব্দটা দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলনের ফলে তৈরি হয় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। जैसे महात्मा, देवदूत, पुस्तकालय, शिवालय, महेश आदि एगुलो गलो। अगर जोग रूढ़ों के बारे में बताए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकले वो जोग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। যেই শব্দ দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দ থেকে মিলে তৈরি হয়, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द से, মানে যেই শব্দটা দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলনের ফলে তৈরি হচ্ছে। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकले वो जोग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। যেই শব্দ দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলনের ফলে তৈরি হয় এবং তৈরি হয় আর उनके विशेष अर्थ निकले और ওনার সম্বন্ধে বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়, সেটাকে বলা হচ্ছে। এবার ধরো उसको हम जोग रूढ़ कहलाते हैं। जो মানে যেই শব্দটা দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলনের ফলে মিলন হয় এবং तो दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, মানে যে শব্দটা দুই অথবা দুইয়ের অধিক শব্দ থেকে তৈরি হচ্ছে আর उनमें विशेष अर्थ निकले, এর থেকে বিশেষ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে ও যোগ রূঢ় শব্দ, এদেরকে যোগ রূঢ় শব্দ বলা হয়। तो पंकज कीचड़, ये पंकज कीचड़ आजा হচ্ছে জামা, पंकज कीचड़ आजा হচ্ছে জামা। অর্থাৎ হচ্ছে कमल जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, যার জন্মটা নর্দমা থেকে হয়েছে, कीचड़ से हुआ है। अतः ये जोग रूढ़ शब्द होता है, अतः ये जोग रूढ़ शब्द होता है। अब चार पाई, चार युक्त पाई अर्थात चार पाँव वाली खाट, अतः ये शब्द भी जोग रूढ़ है। মানে চার পাই দিয়ে কি বলা হচ্ছে, চারের সঙ্গে পাই যুক্ত হয়ে চার পা वाली খাট, চার পা যুক্ত খাট এরকমভাবে বলা হয় এবং এটাকে যোগ রূঢ় শব্দ বলা যায়। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे, तो प्रयोग के आधार पर हम क्या देखेंगे, देखो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो विभाजित किया गया। जैसे कि हम उत्पत्ति के विभाजन में शब्दों को चार भाग में विभाजित किए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भाग में विभाजित किए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जोग रूढ़ शब्द। अब हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भाग में विभाजित कर रहे हैं, जैसे विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द और अभिकारी शब्द हम बता रहे हैं। देखो विकारी शब्द क्या होता है, लिंग या वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिनमें विकार आ जाता है उनके तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि बालक स्कूल जाता है, बालकों को किताब मिली, बालकों, लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती है। तो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष এই সমস্ত আধার করে যে সমস্ত শব্দগুলোর রূপ বদলে যায় এবং যাদের বিকাশ तो এবার যদি বলি तो बालक स्कूल, विकारी शब्द का अगर हम अच्छी तरह से देखें तो विकारी शब्द के बारे में बोला जा रहा है कि बालक स्कूल जाते, तो बालक स्कूल जाते, जैसे कि बालक, लड़की खेलती है तो लड़की, बालकों को किताबें मिली तो बालकों, लड़कियां खेलती है तो लड़कियां। तो इस तरीके का कुछ शब्द होता है जिस शब्दों को अगर अच्छी तरह से हम देखें तो हर एक वाक्य को अंदर में जो एक शब्द होता है उस शब्द के अंदर से हमको समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें जो है ना लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्द মানে এদের আধার করে যে সমস্ত শব্দগুলো রূপ বদলে যায় তাকে বলা হচ্ছে বিকারী শব্দ, মানে এদেরকে বলা হচ্ছে বিকারী শব্দ। বাস, এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই।
तो ये बालक स्कूल जाते तो बालकों के किताब मिली, बालकों को किताब मिली तो बालकों, लड़की खेलती है लड़कियाँ खेलती है लड़कियाँ। बस इस तरीके से आपको लिखना है और आपको सुनना भी है। अगर ऊपर दिए गए वाक्य में बालक और लड़की के रूप बदलकर क्रमशः बालक और लड़कियों हो गई है, अतः ये विकारी शब्द तले। ऊपर दिए থাকা वाक्यर मध्य बालक एवं लड़की এই রূপটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। एबार अगर हम इसको देखें तो ऊपर दिए गए जो वाक्य में से बालक और लड़की के रूप बदलकर क्रमशः बालकों और लड़कियां हो गई है, अतः ये विकारी शब्द है। तो विकारी शब्दों के भेद को 4 प्रकार है। विकारी शब्दों के अब 4 भाग भाग पड़ा है। क्या क्या? एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो विकारी शब्दों को 4 प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो विकारी शब्दों को हम 3 भाग में, यानी कि विकारी शब्दों को जो 4 विभाजन हो रहा है, ठीक है। प्रश्नबोधक तो ये 4 हो गया। अब अभिकारी की शब्द में अगर हम बताएं तो अभिकारी शब्द के बारे में, तो उसमें समझाया जाता है कि लिंग या वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, तो लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर, মানে এই সমস্ত জিনিসগুলোর আধার করে যে সমস্ত শব্দগুলো সেগুলো কখনো বদলায় না, অর্থাৎ जिनमें कोई परिवर्तन। तो अगर हम देखें तो इसको तो लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप মানে যার শব্দের মানে লিঙ্গ বচন পুরুষ কারক আদি সমস্ত কিছুর আধার করে যার যেই শব্দের কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হবে না, जिनमें कोई विकार नहीं आता, মানে যার কোনো রকম কোনো বিকার আসে না, उन्हें अभिकारी शब्द মানে তাকে अभिकारी शब्द বলা হয়। ধরে নাও और, एवं, तथा, हाय, कहाँ। तो इस तरीके का हो गया। तो अभिकारी शब्दों को हम 4 भाग में विभाजित कर रहे हैं। वैसे अभिकारी शब्दों को हम 4 भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो इसमें 4 प्रकार क्या क्या होता है? एक क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक या योजक, चौथा है विषयादि बोधक। तो अभिकारी जो शब्द होते हैं, अभिकारी शब्दों को हम 4 भाग में विभाजित कर रहे हैं। वैसे एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक या योजक और चौथा है विषयादि बोधक। तो ये होगा। अब हमको बताना है हमने सीखा यानी कि ये शब्द विचार जो चैप्टर देखलाम, तो इस शब्दों को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा है इस अध्याय से। देखो, पहला है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों जो सार्थक मिलता, वर्णों जो सार्थक मिलन ताकि बोला तो शब्द। उत्पत्ति की आधार पर शब्दों के 4 भाग में विभाजित करें। उत्पत्ति आधार पर शब्दों के 4 भाग करा जाए, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी बिना किसी परिवर्तन में प्रयोग में लाया जाता है। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी या बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लिए जाते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि कहलाते हैं। और संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी भाषा में, संस्कृत के कुछ शब्द जो बदलकर हिंदी भाषा में और संस्कृत के जो 2 शब्द कुछ बोलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसको तो 2 शब्द कहते हैं। अब तो अगर हम बताएं कि हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से लिए
गए शब्द हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल माने साधारण মানুষ যদি কথা বলে तो हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्दों को নিয়ে যাওয়া যে শব্দটা তাকে বলা হচ্ছে দেশজ শব্দ। तो विदेशी भाषा में लिए गए शब्द माने विदेशी भाषाते নিয়ে যাওয়া শব্দগুলোর মধ্যে পড়ছে विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद है। मैंने बनावट मैंने स्ट्रक्चर बेसिस तो शब्दों के 3 भागे भाग करा चाहिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं जौगरूढ़ शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, विकारी एवं अविकारी शब्द। अब देखो जो प्रश्न हो रहा है, तो क्या है, तो यह हो गया। अगर हमको सवाल जवाब का उत्तर भी हम बोल देते वैसे, शब्दों की परिभाषा कीजिए, जिसका उत्तर होगा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बस शब्दों के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं? शब्दों के भेद 3 आधार में किए जाते हैं वैसे, जैसे कि एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ऐसा होगा। देशज शब्द से आप क्या समझते हो? दूसरे शब्द से आप क्या समझते हो? देखो, हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के लिए गए शब्दों देशज शब्द कहलाती है। बस अब हमको देखना है कि जो सही उत्तर पर विकल्प रही का निशान लगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि पहला है शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक है। आप चार ऑप्शन है। नंबर 1 है वर्णों के सार्थक मेल को, नंबर 2 है वर्णों के समूहों को, तीसरा है वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को, और चौथा है इनमें सभी को। देखो, इसका अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक है, नंबर 1। अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं, देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने प्रकार के हैं? देखो हमारा ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5, 4 है, ठीक है। और आम शब्द का तद्भव रूप है गांव। तो आम शब्दों का तद्भव रूप है घर, शहर, गांव, जगह। गांव। डॉक्टर, रेडियो, कंप्यूटर, वकील, इनाम, ये शब्द है। ये डॉक्टर, वकील, तो डॉक्टर जो शब्द हम बता रहे हैं अभी, वो सब कुछ डॉक्टर देशज। अच्छा गोड़ू करो पत्र हमारे डॉक्टर, रेडियो, कंप्यूटर, तो डॉक्टर, रेडियो, कंप्यूटर, डॉक्टर, रेडियो, कंप्यूटर, अच्छा वो अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी यानी कि विदेशी। अच्छा ठीक है, तो देखो डॉक्टर, रेडियो, कंप्यूटर, वकील, इनाम शब्दों कहते हैं। इनको हम बोलेंगे, जो चौथा वाला ऑप्शन है विदेशी, तो विदेशी ही उत्तर होगा, ठीक है। सरल भी नहीं होगा, कठिन भी नहीं होगा, देशज तो बिल्कुल नहीं होगा, चौथा में विदेशी होगा। तो अब जो है वो हो गया। अब जो प्रश्न है तत्सम तद्भव शब्द में अंत स्पष्ट कीजिए। देखो तत्सम तद्भव में अगर अंत स्पष्ट करना है, यानी कि डिफरेंस करना है, तो हमको बोलना है कि देखो संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है देशज और विदेशी शब्दों में अंतर बताइए तथा उदाहरण दीजिए। देखो देशज और विदेशी शब्दों में अंतर अगर बताना है, तो हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा लिए गए शब्द देशज शब्द है, और विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहते हैं। तो हमने ये बता दिया। अगर हमको उदाहरण देना है तो हम कैसे उदाहरण देखें? देखो देशज में अगर हमको उदाहरण देना है, तो देशज में उदाहरण जैसे कि पगड़ी, थैला, डिबिया आदि ऐसा। अब विदेशी में अगर उदाहरण देना है तो अरबी जैसे कि इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि।
तो यह हो गया। इसका अगर उदाहरण तो हम लोग देखें, हाँ विदेशी में हमको अरबी में जैसे कि इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि ऐसे हम दे सकते हैं। अंग्रेजी में जैसे कि स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, सिनेमा आदि ऐसे सब कुछ दे सकते हैं उदाहरण में। उदाहरण कितना दोगे या कितना बोला जाएगा अगर हम पूछो, अब अगर आप पूछे तो इससे हम बता सकते हैं कि उदाहरण देना अपने आप होता है। उदाहरण आप कितना देंगे वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो अच्छा होगा, अगर ना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पर जो तत्सम रात्रि, तो रात्रि का तो इसमें तो सब कुछ नहीं है, तो ठीक है चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो বুঝতে পারা গেছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কারণ এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে শব্দ কাকে বলেছে, শব্দের যে ভেদটা করছি, শব্দ বিচার করছি, তো শব্দ বিচারটাকে কোন কোন আধারে করছি আমরা, উৎপত্তি, বানাবাট আর প্রয়োগের আধার। এবারে এই যে উৎপত্তি, বানাবাট আর প্রয়োগের আধারে শব্দগুলোকে ভাগ করলাম, মানে এই আধার করে আমরা শব্দটাকে আধার করে বিভাজন করব শব্দটাকে। সেক্ষেত্রে উৎপত্তির আধার করে যে শব্দ তাকে 4 ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। আবার বানাবাট के आधार पर शब्दों के 3 भाग भाग करा है, योग, रूढ़ो, जोग रूढ़ो। या प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भाग में विभाजित किया गया है, जैसे कि विकारी और, ठीक है, तो अविकारी शब्द। अगर डिटेल्स की तरफ हम देखें तो तत्सम शब्दों का ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तद्भव को देखें, तद्भव का तो परिवर्तन हो रहा है, तद्भव का बहुत सारा परिवर्तन होकर ही जा रहा है। अगर हम देशज को देखें, देशजों को देखें तो देशजों को देखें तो देशजों को देखो, देशजों को क्या देखेंगे, देशजों को तो क्या है, हमारे देश में जो है, जो आम संप्रदाय की जो बातचीत होता है, तो इसको जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया ऐसे उदाहरण है। विदेशी जो भारत में 1000 बार बोला जाता है कि विदेशी शब्दों, तो विदेशी शब्दों का कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास भी है, जैसे अरबी का कलम, इनाम, खत, वकील, औरत, मकान, ये। अंग्रेजी में स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, ट्रेन, स्टेशन, सिनेमा, ये सब हो गया। अब बनावट के आधार पर जैसे कि रूढ़ो है, जोगिक है, जोगरूढ़ो है, तो इस तरीके का शब्दों का हमने विभाजन किया। देखो जो रूढ़ों में हमने क्या देखा, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से बने हों और इनका खंडन करने पर खंडन का कोई अर्थ नहीं निकलता, মানে এই শব্দটা কোনো অন্য একটা শব্দের মিলনের পরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু একে খণ্ডন করলে কোনো রকম অর্থ পাওয়া যাবে না, তাকে রূঢ় শব্দ বলে। যেমন दाल, घर, जाल आदि। यो शब्द दो या अधिक से शब्द से मेल से बने हों, তাহলে যেই শব্দটা 2 অথবা 2 এর অধিক শব্দ মিলনের পর তৈরি হয়েছে তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন महात्मा, देवदूत, पुस्तकालय, शिवालय, महेश आदि। এবার जोगरूढ़ का अगर बताएं तो जो शब्द 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकलते थे, যে শব্দটা দ্বারা যে শব্দটা 2 या अधिक से 2 অথবা 2 এর অধিক শব্দের সঙ্গে এনে তৈরি করা হয়, যার বিশেষ অর্থ বের হয়, তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলা হয়, এটা আমরা বললাম। প্রয়োগের আধারে গিয়ে দেখলাম কি, প্রয়োগের আধারে গিয়ে দেখলাম যে একে 2 ভাগে ভাগ করছি, বিকারী এবং অবিকারী। বিকারীতে কি দেখলাম যে লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল, পুরুষকে আধার पर, মানে লিঙ্গ, বচন, কারক, পুরুষের আধার করে যে সমস্ত শব্দগুলোর রূপের যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে তৎসম। तत्सम तो विकारी शब्द, जैसे बालक स्कूल जाता है, लड़की खेलती है, बालकों को किताब मिली, लड़कियां खेलती है, तो इस तरीके का होगा उदाहरण कुछ। तो अगर हम देखें तो विकारी शब्दों को वैसे 4 प्रकार में विभाजित किया जा रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
अगर अभिकारी शब्द को देखें तो उसमें बोला जा रहा है कि लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, যেই শব্দর কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হবে না, কোনো রকম কোনো বিকার হয় না, তাকে বলা হচ্ছে অবিকারী শব্দ। যেরকমভাবে ধরে নাও এই অবিকারী শব্দকে আবার 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক্রিয়াবিশেষণ, সম্বন্ধবাচক, ক্রিয়া সম্বোধন এবং বিস্ময়াদিবোধক। তো এইভাবে বিষয়টাকে আমরা দেখলাম। তাহলে শব্দের বিচারগুলো বুঝতে পেরেছিস তো? শব্দ কা বিচার বুঝতে পারা গেছে তো? বুঝতে পেরেছিস তো? আচ্ছা, বোঝা গেছে তাই তো? শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, শোনা যখন যাচ্ছে তাহলে একটা কথা বলি। ঠিক আছে, আজকে এবার এইটা গেল, শেষ হয়েছে। এবার এইটা আমি দিয়ে দেবো ভিডিওটা। তো এটা শোনার পর যদি কোনো এখান থেকে কোনো সমস্যা হয় তাহলে তো অবশ্যই আমাকে জানতে চাস, তো আমি তখন আবার বলে দেবো। তা আজকে আপাতত এখানেই শেষ করছি, কারণ আজকে এরপর আর এই শব্দ বিচার থেকে কিছু বলবার মতো বিষয় নেই। কারণ শব্দ বিচারে বেসিক্যালি এই 3টে আধার করে, শব্দের আধার করে যে ভাগগুলো বললাম, এই বিভাজনগুলো মাথায় থাকলেই এনাফ। কারণ এগুলো অনেক সময় অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে এগুলো দেয়। হিন্দির যদি কোনো বেশ করে পরীক্ষা থাকে তো এগুলো হিন্দিতে ডেফিনেটলি দেয়। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে বক্তব্য, আর বলার কিছু নেই। ঠিক আছে, চল তাহলে, ঠিক আছে, গুড नाइट। इसी तरह आज का क्लास ख़त्म हो चुका है, हमारा वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।